जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति से रूबरू कराता हूं जिनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, ये भी मैं बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और बिलासपुर न्यायधानी के मैं आप सभी को एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति से रूबरू कराना चाहूँगा जो काफ़ी चर्चित हैं, जो पीएचडी भी किए हैं, इसके साथ साथ जो है समाज सेवा भी करते हैं। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, डॉक्टर सुषमा पांडे जी। और आपके स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मैम, आपके आने से महका है यह समा, ज्ञान की रोशनी से जगमगाया है जहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में करती हैं कमाल, ऐसी महान विभूतियों आपको बारंबार प्रणाम। सरल स्वभाव, गहरी सोच और बड़ी बात, आपके व्यक्तित्व की छवि है अनोखी और साफ, दिल से कहते हैं इस खास घड़ी में। मैम, तहे दिल से स्वागत है आपका। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत सुंदर। चलो, आपके बातों से ये लग रहा है मैम आप और कई कार्यक्रम इंटरव्यू का अटेंड कर चुके हैं। पहला सवाल ये रहेगा मैम, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने प्राप्त किया? जी, मेरे फादर सीबीआई में थे और सीबीआई में थे, हाँ, क्राइम ब्रांच में थे, और उनकी पोस्टिंग दार्जिलिंग में हुई थी, तो मेरा बर्थ भी दार्जिलिंग में हुआ। फिर मेरे फादर कोरबा भिलाई आए, और कोरबा में फिर उनकी पोस्टिंग भी विजिलेंस ऑफिसर के पोस्ट में। और मेरे हस्बैंड का नाम श्री सुधीर पांडे है, मेरा नाम डॉक्टर सुषमा पांडे है। मैंने इसलिए अपने हस्बैंड का नाम पहले लिया क्योंकि वो मेरे इस जर्नी के सबसे बड़े प्रेरक हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे बढ़कर हर क्षेत्र में काम करूं, जो मुझे मतलब उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया। हाँ, काफ़ी सपोर्टिव हैं। और मेरी 2 बेटियां हैं, सृष्टि पांडे और लक्ष्मी पांडे। तो शायद अगर वो इतनी समझदार और उनके अंदर इतनी चीज़ें नहीं होती, बोलना चाहिए कि एक परिवार को जो सपोर्ट चाहिए, तो शायद मैं पीएचडी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं उनको कोरबा में छोड़कर मैंने रायपुर जाके पीएचडी किया, बीएड एमएड किया। तो सबसे पहले तो ये मानूंगी कि भगवान का मैं शुक्र करती कि मुझे इतना सपोर्टिव परिवार मिला, जिसकी वजह से मैं लोगों से रूबरू हो पाई, और बहुत चीज़ों से मतलब मैं जानकारी इकट्ठा करके लोगों के लिए काम कर पाई। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरा पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। तो आप चलो, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बोल गए मैम आप। इसके साथ ये जानना चाहेंगे मैम, डिग्री कहाँ तक का आप कहाँ तक पढ़ाई की पीएचडी के अलावा? मैंने रायपुर प्रगति कॉलेज से बीएड किया है, और प्रगति कॉलेज से ही एमएड किया है, और इसके अलावा मेरी पीजी डिग्री ज्योग्राफी में है, जो कि केएन कॉलेज कोरबा से है। इसके अलावा मेरी जो लगभग शिक्षा दीक्षा जो स्कूली है वो बालको की है। अच्छा, बालको नगर। जी, बालको नगर की है। मैं घुमा हूँ उधर बालको। हाँ, जी सर, काफी चर्चित जगह है। हाँ, बिल्कुल। एल्युमिनियम प्लांट है ना? जी, एल्युमिनियम प्लांट है। जी, वाह, चलो बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और मन में सवाल है मैम, पीएचडी आप किए हैं तो कौन से कोर्स को लेकर जो है आप किसमें शोध किए हैं? जी, मैंने जैसे हम बीएड करते फिर एमएड करते हैं, फिर हमको उसी एजुकेशन के क्षेत्र में ही पीएचडी करना मुझे लगा कि अच्छा रहेगा, तो मैंने अपने शोध का क्षेत्र आदिवासी बालिका का चुना। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं कोरबा ज़िला जो एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर बालिकाओं के साथ कितने, जैसे मैं छोटी थी तो उनको देखती थी कि उनका एजुकेशन का स्तर क्या और एजुकेशन किस तरह उनका रोल, मतलब ये जो शोध है मैंने 4 साल इसको पूरा किया शोध करने में। लेकिन वास्तव में मेरे 4 साल की ये जर्नी नहीं है। मैं इस यात्रा में करीब जब मैं स्कूल एजुकेशन में थी तो मेरे वो बालिकाओं से परिचय होता था, बातचीत होती थी, और उस समय उनका क्या स्तर था, फिर आगे चल के धीरे धीरे कैसे चेंजेस हुए। मैंने अपने स्कूल और बीएड एमएड के क्लासेस में, मतलब वो मेरे पूरे टाइम मैंने उनका एक ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, तो शायद मुझे शोध करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आई, क्योंकि वो मेरे अनुभव मेरे उस शोध के क्षेत्र में काम आए। बहुत सुंदर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैं आपसे, जैसे आपसे अभी आपसी चर्चा कर रहे थे तो वो भी चर्चा हो रहा था। सिंपल सवाल है मैम, आपके अनुसार ऐसे शिक्षा का बहुत महत्व होता है,
लेकिन आपको अगर कहा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा का महत्व? सर शिक्षा तो हमारे सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन आज समाज में कोई भी घटनाएं घटती हैं तो हम उसका सारा दोष शिक्षा को देते हैं। शायद शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है, ऐसा है वैसा है, हम मतलब जो भी सामाजिक अपराध हो या किसी प्रकार का अपराध हो तो हमने क्या किया, अपना जो कर्म है उसके सारा दोष शिक्षा को दिया है। लेकिन वास्तव में कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जो कि हमको नकारात्मकता की ओर प्रेरित करे। जहाँ तक मैं जानती हूँ शिक्षा का एक स्वभाव है कि स्वयं जलना और दूसरे को रोशन करना। जैसे एक सूरज होता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है कि उसको बहुत बड़े घर में जाना है, रोशनी देना है, या छोटे से घर में। आप जितना अपना खुला रखते हैं, जितना खुला क्षेत्र रखते हैं, उतना ही सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर आ सकती है। उसी तरह शिक्षा भी है कि अगर आपने अपने मस्तिष्क को बंद कर दिया, अपने मस्तिष्क पटल को, तो शिक्षा नहीं घुस पाएगी। लेकिन आप जितना ही शिक्षा को लेने के लिए ओपन रहेंगे, शिक्षा आपके अंदर उतना ही विकास करेगी, उतना ही आपको रोशन करेगी। और सभी के लिए शिक्षा के मायने अलग अलग हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जो आज के जो भागदौड़ के युग में, आधुनिकता के युग में जो व्यवसायीकरण ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मानवीय मूल्य भी बहुत ज़रूरी है। चलो बहुत बहुत सुंदर आप बताएं। अच्छा, सबसे खास बात मैं आपके बारे में पढ़ा, मैं काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्ट्री में बहुत सुंदर बहुत अनेक कार्य किए हैं, जिसमें से महिलाओं संबंधित ज़्यादा काम किए हैं आप, महिला सशक्तिकरण में किए हैं, महिला उत्पीड़न पर किए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से सफ़र चालू हुआ था, अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं? इसमें मेरा जो सफ़र था, जब मैं बीएड ट्रेनिंग्स को पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर क्या मेरी थोड़ी आदत है कि मैं बच्चों से मतलब एक प्रकार से उनके फेस को देख के बहुत कुछ समझती हूँ। क्योंकि एक टीचर अपने क्लासरूम में एक बच्चे की नज़र को देख के समझ सकता है कि वो क्लासरूम में है या क्लासरूम के बाहर है। तो मुझको मतलब धीरे धीरे बच्चों से जुड़ना हुआ, और मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले हम बच्चे से कनेक्ट हो। जब बच्चे मेरी बातों को समझेंगे नहीं, मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो ओपन नहीं होंगे। और बाकी जगह क्या होता है या बाकी टीचर क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे से कनेक्ट होना। तो जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो धीरे धीरे जब मैं बच्चों से कनेक्ट हुई तो कई बार ऐसे हुए कि उनको ऐसा लगा कि हम अपनी मैम से पर्सनल इशू की भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, फ्रेंकली हुआ। और मेरे जो ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि कई बच्चों ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने अपनी माँ की तरह मुझे माना। और मतलब आज भी वो बच्चे मुझे मतलब मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। तो भले वो सुख में याद ना करे, लेकिन दुख में मुझे ज़रूर, ये सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात है। तो फिर वहाँ जब मैंने बहुत से प्रॉब्लम ऐसे देखे तो मेरे को समझ में आया कि एक टीचर का रोल समाज में बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हम बोलते हैं शिक्षा और समाज एक दूसरे का आईना है। जैसे शिक्षा विकास करेगा, समाज भी उसी तरह विकास करेगा। तो यहाँ पर जब मुझे एक अवसर मिला, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम में जाती थी, तो महिला सेल की जो कोरबा ज़िले की अधिकारी हैं दीपा मैम, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र लेके आया कि मैम हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ काउंसलिंग की सेवाएं दें। तो मुझको बोले कि हाँ, इसमें आपको मानदेय तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा और आपको इतना सम्मान मिलेगा। मैं बोली ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे पहली बात, मुझे कम से ये अवसर मिल रहा है कि मैं दूसरे की समस्याओं को जानूं, और समस्याओं को जानकर शायद उस ट्रेनिंग्स जो बच्चे हैं, जो एक भविष्य बोलते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि भविष्य निर्माता है, शायद उन बच्चों के साथ में वहाँ से ज्ञान लेकर मैं काम कर सकूं। और वो बच्चे जब समाज में जाए तो समाज में जो समस्याएं आ रही हैं, तो कम से कम 5 बच्चे तो ऐसे खड़े हो सके जो अपने सामाजिक दायित्वों को समझ सके। तो मेरी शुरुआत वैसी ही हुई। आप चलो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा बोलते हैं भी हैं मैम। अब तक मैं जितना रहा हूँ काफ़ी अच्छा शैली भी है मैम आपका बोलने का। इससे एक और सवाल है मैम, आपके बारे में मैं भी पढ़ा, आप काव्य लेखन भी करते हैं, पुस्तक भी लिखे हैं, तो आप स्वयं बताते हैं मैम कहाँ से इसकी यात्रा चालू हुई, कितने बुक लिख डाले हैं अभी तक? एक्चुअल में जब मैंने 3 बुक लिखा है, जिसमें एक डाटा एनालिसिस के ऊपर रिसर्च का है
और Data analysis में क्या है? जो जैसे हम किसी शोध करते हैं तो शोध में किस तरह से मात्रात्मक गुणात्मक किस तरह से विश्लेषण होता है। फिर एक मैंने पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन लिखा, शिक्षा का परिपेक्ष। तो शिक्षा का परिपेक्ष में ऐसा था कि सबने बहुत लोग मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा ही जीवन है, लेकिन जब तक शिक्षा में अनुभव शामिल नहीं होंगे, तब तक जीवन के अनुभव जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक वो शिक्षा नहीं बन पाएगा। और ये जो मेरी यात्रा, लेखन यात्रा, जब मैं पीएचडी के लिए कोर्स वर्क करने के लिए रायपुर में थी तो मैं एक कॉलेज में गेस्ट लेक्चर जॉब करती थी। तो मैं वहाँ पर हॉस्टल में बहुत टाइम फ्री रहती थी, तो मुझे लगा मेरे मन में बहुत सारे विचार आसपास की स्थितियों को देखकर आते थे, और वो अंतर्मन से ही मेरी कविता की जो जर्नी है वो शुरू हुई। और फिर वहाँ से मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया, जो कि आज मैं उसको प्रकाशित कर पाई, जावेदा, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा सत्य जो कभी बदलता नहीं है, हर स्थिति में समान रहता है, जैसे सूरज हमेशा सूरज ही रहता है। बहुत सुंदर जी जी। चलो, बहुत सुंदर। कविता का नाम जिक्र किए मैम, हम रिपोर्टर हैं, एक दो सुनना चाहेंगे। सर मैं एक स्त्री पे सुनाती हूँ, आप इसी से। मैं प्रतिशोध का हथियार हूँ, प्रतिशोध का हथियार हूँ, हर वक्त से लड़ने को तैयार हूँ, कोई प्रेम को मेरी कमजोरी ना समझे, हर नफरत के लिए मैं तैयार हूँ, मैं प्रतिशोध का हथियार हूँ। अरे वाह, ये एक मोटिवेशन है। हाँ, वैसे शायरी भी लिखती हूँ, मतलब गज़ल भी लिखा है कि आफताब हो के भी तुम चांद लगती हो, खुदा जाने तुम चांद होती तो क्या होता, तुम बेवफा होकर भी इतनी हसीन लगती, खुदा जाने तुम में वफा होता तो क्या होता। ये पूरी एक गज़ल है जो मैंने अपने जावेदा नाम की पुस्तक में डाला है। टोटल कैसा चीज़ है वो करीब आपका 90 के करीब का पेज का है, और उसमें कुछ समाज से भी, मतलब जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी लिखा गया है। कुछ करीब 100-150 रुपये करीब है। तो ऑनलाइन मिलेगा? हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। बता दीजिए भाई, वेबसाइट इंस्टा में भी, अमेजन में भी है वो। हाँ, डिप्टी पब्लिकेशन के नाम से है, और डीप मिस्ट्री पब्लिकेशन के नाम से, और वो आपका ऑनलाइन भी उपलब्ध है। और शिक्षा का परिपेक्ष भी बीएड के प्रशिक्षार्थी जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, और वो चाहते मतलब उसमें बहुत अच्छे सरल भाषा में वो समझ सकते कि एक शिक्षा का पर्सपेक्टिव क्या होता है, एक शिक्षा का परिदृश्य सामाजिक और खुद के लिए क्या होता है। हाँ, जब तक हम अधिगम में स्व के विकास को नहीं लाएंगे, स्व की पहचान को नहीं लाएंगे, तब तक हम समाज या परिवार में हम अपना सहयोग नहीं दे सकते हैं। तो स्व की पहचान ज़रूरी है। बहुत बहुत सुंदर। और एक आध दो लाइन और सुनना चाहेंगे, मैं काफ़ी अच्छा लगा आपकी कविता, गज़ल भी बहुत सुंदर थे। एक आध और सर अभी तो याद नहीं आ रहा है, वैसे कुछ सुनाती हूँ। मंजिल मिले ना मिले, सफ़र ज़रूरी है, कम से कम सफ़र के दरख्तों पर अपने निशान ज़रूरी है, मंजिल की कामयाबी पर खुद से मिलने का एक जुनून ज़रूरी है। बहुत बहुत सुंदर, मतलब मोटिवेशन काफ़ी अच्छा लिखते हैं मैम आप। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम आपसे। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके सफलता का पीछे के राज किनका ये ज़्यादा योगदान है? जैसे हस्बैंड का भी बताया, और आप अपने आदर्श प्रेरणा स्रोत कहें, गुरु किन को मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं सच पूछूँ तो मैं शिव शक्ति की एक यात्रा होती है, अंत ही आरंभ है। तो ये, और हर असंभव में संभव होता है। तो ये दो वाक्य हैं, ये मेरे जीवन के बहुत मोटिवेशनल वाक्य हैं, और इन्हीं से लेकर मैंने प्रेरणा मेरे यही वाक्य है। दूसरी बात ये है कि और अगर हम प्रेरणा की बात करते हैं तो शायद एक फिल्म एक्ट्रेस है रेखा, और अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनको देखती हूँ कि वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का स्माइल नहीं गया, और हाँ आज भी है, और हर स्थिति में बस उनकी स्माइल, मतलब कुछ भी हो, मुझे तो स्वयं के लिए, मतलब मैं हूँ ना, तो कहने का मतलब आसपास कितनी भी नकारात्मक चीज़ें हो, लेकिन जब आप स्वयं के लिए डट के खड़े रहते हैं, और इस चीज़ों को मैंने अनुभव भी किया है। बहुत सारे ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ आई, सकारात्मक नकारात्मक, कभी कभी फैमिली भी कुछ ट्रिगर करते हैं कि जैसे कोई कि इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो बच्चे संभालने हैं। मेरी बेबी छोटी वाली 7th मंथ की थी जब मैं बीएड करने गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने रखा, कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में रखी बच्चे को, तो घर वाले कई बोलते थे, अड़ोस
पड़ोस में बहुत सारी टिप्पणियाँ होती थी कि क्या पढ़ने का जुनून है कि अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है। लेकिन वो भूल गए कि मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं उस मुकाम में पहुँचूँ तो मेरे बच्चे देखकर ये समझे कि मेरी मम्मी तो स्ट्रगल करके इतना, हाँ, गर्व महसूस हो, और फिर वो किसी भी स्थिति में ये समझे कि मम्मी भी समझती, हर समस्या का समाधान है। तो कोई भी जीवन में आए लाइफ में परेशानी, तो बिल्कुल हर समाधान के लिए मेरे बच्चे तैयार हों। कभी उनको ये ना लगे कि ये काम नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है, हर असंभव में संभव हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर है, कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव रहें। वाह भी बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, आपके बारे में इतना चीज़ जान गया मैम, आप समाज सेवा करते हैं, आप जो है लगातार, और कविता भी लिखते हैं, आप जो है गज़ल भी लिखे हैं। इसके अलावा आपका हॉबी क्या है, रुचि क्या है? यहाँ मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगी जो दर्शकों के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो फिल्में देखते हैं, ऑल इज़ वेल का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्थिति है, जैसे आपने कहा कि हमेशा सकारात्मक नहीं, कभी हमको ट्रिगर भी होना लाइफ में ज़रूरी है, और ऑल इज़ वेल हमेशा नहीं होता है। लेकिन वो जो हम उस नकारात्मक चीज़ें के लिए, ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी के पास जाए और हमको वो प्रेरित ही करें या हमारे लिए एक अच्छा मतलब फूल का मतलब पायदान रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो कांटे भी चुभते हैं तो हमारे अच्छे के लिए चुभते हैं, कम से कम वो हमारे सोल लेसन होता है। जैसे मैं काउंसलिंग के दौरान समझाती हूँ कि आजकल जो स्थितियाँ बन रही है कि लड़कियाँ या जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो शादी को एक गुलाब का फूल समझते हैं, लेकिन नीचे के कांटों को देखना भूल जाते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तो आपको दोनों चीज़ें में जब बैलेंस करना आ जाता है तो आप चीज़ों को अच्छे मतलब कुछ अगर बुरा भी होता है तो आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ते हो, और उस लेसन को भी याद रखते हो कि बुरा मेरे किस कमज़ोरी की वजह से हुआ। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, और वो मैंने उस चीज़ को करने का समय दिया, वक्त दिया, इसलिए वो चीज़ें ऐसा हुई। तो इन चीज़ों को समझकर हम आगे बढ़ते हैं, तो वो बुरा भी होना एक लेसन होता है और हम उससे सीखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो आप पूछ रहे थे हॉबी, तो मेरा इंटीरियर डेकोर में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझको लगता है कि डेकोर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको एक सृजनात्मक विचारों की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे कोई भी चीज़ आपके पास है, आप उसको कुछ भी क्रिएट करके बहुत अच्छा अपने लिए बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि घर को डेकोरेशन करने के लिए बहुत महंगी चीज़ें, बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आपका चीज़ों को देखना और रखने का जो तरीका है, तो शायद मैं प्रोफेसर नहीं होती तो इंटीरियर डेकोरेट का कोर्स करके इंटीरियर ही करती, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है डेकोरेशन। हाँ, तो मैं मतलब घर में कोई भी चीज़ रहता है तो मुझे लगता है कि वेस्ट नहीं है, हाँ, ये मेरे काम का ही है। तो हमेशा मैं उन चीज़ों को उपयोग करती हूँ। हाँ, कागज़ का, जैसे मैं कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड से अपने ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ अलमारी में रखने का, या मैं कोई भी जैसे अपना कोई भी चीज़ें, तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ें फालतू नहीं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों में सृजनात्मकता होती है। आपका दृष्टिकोण बस वैसा होना चाहिए, तो आप उस चीज़ों को समझ सकते कि सृजनात्मकता का कितना महत्व है, और विचारों का तो बहुत महत्व है। जैसे विचार हमारे क्रिएट होते हैं, हम वैसे ही अपने जीवन का या अपने आसपास की स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो विचार सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा, जैसे आप इससे पहले बताएं मैम, आदिवासी बालक के ऊपर आप जो है शोध किए थे, और उससे एक और सवाल रहेगा मैम, सच्चा आदिवासी एक वीर योद्धा हमारे मीडिया के द्वारा बन रहे हैं मैम, पूरा आदिवासी कला संस्कृति पर आधारित, तो उस पर आपका क्या योगदान, कैसा सहयोग रहेगा, क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, जैसे इसमें आप जो ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक पृष्ठभूमि है, और शायद छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान की भी संभावना है कि जो राष्ट्रीय लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल सकती है। तो इसमें मेरा सहयोग ये रहेगा कि अगर यहाँ पर आदिवासी समाज में जो भी चीज़ें एक होती है तो हम उसमें रिसर्च में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अपने लेखन के द्वारा। और दूसरा ये रहेगा कि मुझसे जब भी आपको ऐसा लगेगा कि जो कार्य मेरे लायक है तो मैं वहाँ आपका बिल्कुल सपोर्ट करूँगी, और मेरी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप महत्वपूर्ण सवाल रहेगा मैम आपसे, आप जो है शिक्षा और समाज सेवा दोनों से जुड़े हुए हैं, और सबसे खास बात एक नारी शक्ति है मैम। तो महिला के जो अधिकार हैं और उनके जो है शिक्षा को लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि आज जो अधिकारों की बात चल रही है, इसीलिए हमारे समाज में इतना फ्रिक्शन बढ़ गया है।
और अधिकार हमको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री पुरुष को दोनों को ही बनाया है। जैसे स्त्री एक जननी है तो पुरुष उसकी सुरक्षा के लिए है। तो हम अपनी भूमिकाओं को भूल चुके हैं। तो सम्मान की ज़रूरत है, ना कि अधिकार की ज़रूरत है। अगर सम्मान मिले तो अधिकार तो अपने आप मिल जाता है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा रोल क्या है। हाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि घर में भी सभी जब एक लड़का पिता बनता है तो उसकी भूमिका चेंज होती है, भाई बनता है तो उसकी भूमिका चेंज होती है, जब वो पति बनता है तो वही एक लड़की की भूमिका बार बार चेंज होती है। उसी तरह लड़की की भी भूमिका चेंज होती है कि वो पत्नी बनती है, सास बनती है, माँ बनती, सारी भूमिकाएँ चेंज होती है। लेकिन हम जब अपनी भूमिकाओं को निभाते नहीं हैं, हम अपनी भूमिकाओं को अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, तो वहाँ पर फिर अधिकार मांगने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर आप जब अपने रोल को जब अच्छे से प्ले करते हैं, अच्छे से निभाते हैं, वहाँ पर सबको अधिकार की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि अधिकार स्वयं ही मिल जाते हैं। जैसे हमारा तो खैर भारत देश पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में है, पुत्र को अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखते हुए आज पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझने लगे कि लड़कियों को भी देना चाहिए, भले कानून बोले या ना बोले, फिर भी वो अपनी बेटियों को देना चाहते हैं। तो इसी तरह बात होती है कि अधिकार मांगा नहीं जाता, अगर सम्मान मिले तो अधिकार स्वतः मिल जाता है। और शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा एक प्रकार से मैंने कहा पहले भी कि समाज का आईना है। लेकिन हम शिक्षा को दोष नहीं दे सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, न कि शिक्षा जिम्मेदार होता है। तो शिक्षा को अगर हम सकारात्मक रूप से उसके बहुत सारे वैल्यू को जब छात्रों को देते हैं, ना कि ए फॉर एप्पल तक ही सीमित रहते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा में छात्रों का विकास और छात्रों के अंदर कौन से गुण डेवलप होने चाहिए, इस चीज़ में हम शिक्षा के द्वारा प्रकाश डाल सकते हैं। आप बहुत बहुत सुंदर लगा मैम आपसे बात करके। एक और सवाल रहेगा मैम, आज आपको पूरा देश दुनिया सब जगह के लोग देख रहे हैं, पूरे नारी शक्ति देख रहे हैं, पूरा बिलासपुर वासी देख रहे हैं, कोरबा वासी देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं, देश दुनिया के देख रहे हैं, तो उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ, तो हमारे समाज में जातिवाद या कोई भी सामाजिक विलंबना है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने इस बारे में सोचा कि आखिर जाति इतना क्यों उठता है सवाल। तो ये इसको ख़त्म करने का सबसे पहला उपाय है, जब हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो हम जाति के कॉलम को ही हटा दें, हम वहाँ क्यों ना भारतीय लिखें। अब जब सबके अंदर भारतीयता की भावना आएगी तो अपने आप सभी चीज़ें सरल हो जाएगी। कोई एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझेंगे और दूसरा किसी की जाति पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ें अगर हम शिक्षा में शामिल करें और इस चीज़ की वैल्यू को समझें, तो ये हमारा समाज वाकई में शिक्षा क्या समाज को देना चाहता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य होगी। चलो, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। सबसे खास बात, बहुत ही अच्छा शैली है मैम आपका, और पुनः धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे विचार को आगे ले जाने में मदद की। और मैं चाहती हूँ कि सकारात्मक दृष्टिकोण सबका शिक्षा और समाज के लिए विकसित हो। जी, पुनः धन्यवाद। अच्छा, एक छूट जा रहा था मैम, हमारे चैनल का खास कार्यक्रम है, ये सीजन 2 चल रहे हैं मैम। सवाल सिंपल है, मैं बहुत लोग से पूछा हूँ। सिंपल सवाल है, जीवन क्या है? तो डॉक्टर सुषमा पांडे मैम के अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है, क्या कहना चाहेंगे? सर हाँ, जीवन सर अनुभव का एक चित्र है ना, अनुभव का चित्र है। और मैंने ये समझा कि आप जीवन के धागे को जितना छोड़ते हैं उतना जीवन आपका उलझता जाता है। तो आपको जीवन को जीने के लिए आप अटैच तो रहें लेकिन डिटैच भी रहें और अपने आप को बैलेंस रखें। तो जब ये बैलेंस का सिद्धांत जब रहता है तो आप जीवन को क्योंकि मेरे इष्ट शंकर जी हैं, शिव जी हैं, तो उन्होंने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप अपना दिया है वो यही संदेश देता है कि जीवन हमारा बैलेंस है, कि हमारे अंदर पुरुषत्व की भावना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक फेमिनाइन मतलब महिला की भावना, स्त्रीत्व होना ज़रूरी है। तो चाहे वो पुरुषत्व की भावना हो चाहे स्त्रीत्व की भावना हो, अगर हम सही तरीके से पालन करते हैं तो हम अपने समाज को भी एक अच्छा संदेश दे सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा काम कर सकते हैं और राष्ट्र के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो जीवन एक बोला चाहिए अनुभव का ही सार है कि हम अपने आगे कैसे मतलब आने वाली पीढ़ी को क्या अनुभव दे के जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे PhD होल्डर शोधकर्ता मैम
डॉक्टर सुषमा पांडे जी, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उनके बारे में जाने, उनके विचारात जाने। ये इंटरव्यू जो है आज की युवा पीढ़ी, सशक्त नारी शक्ति, जितने भी हमारे माता बहनें हैं वो ज़रूर देखें। उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही प्रेरणा मिलेगी। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।